आने वाले दिनों में बंगाल शांत रहे, ईश्वर से यही प्रार्थना है कि बम कल्चर का दाह संस्कार यही हो जाए। बंगाल कौन जीतेगा, आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल यही है और सब अपने अपने तुक्के लगा रहे हैं, क्योंकि बंगाल का चुनाव अब कोई चुनाव नहीं रहा, ये इतिहास बदलने की तारीख बन चुका है। याद रखना, इतिहास बदलने की तारीख। इस बंगाल चुनाव में 50,000 पुलिस और 2.5 लाख सीआरपीएफ जवान तैनात किए गए। फिर भी बीजेपी नेता शुभेंदु सरकार को दौड़ाया गया और पीटा गया। टीएमसी के 10 कार्यकर्ताओं को मार दिया गया। बीजेपी के एक कार्यकर्ता को पेड़ के नीचे लटका दिया गया, सीधा फांसी। मां के सामने बेटे की हत्या कर दी गई और उसी के खून से सने हुए चावल उसकी मां को जबरदस्ती खिलाए गए। कांग्रेस, वामपंथी, टीएमसी सब आगे, लेकिन वहां पर लाशों की संख्या गिनी जा रही है। 4 मई यानी कल रिजल्ट आने वाला है, लेकिन अगले 2 महीने 70,000 सैनिक पूरे बंगाल में तैनात रहेंगे। पता है क्यों? तुम हमारा एक मारोगे तो हम तुम्हारे 2 मारेंगे, याद है ना? कल के बाद बंगाल में ये डर सताया जा रहा है कि किस किस की अर्थी उठेगी। टीएमसी चुनाव जीतती है तो ममता बनर्जी चौथी बार महारानी बनेगी, लेकिन बीजेपी चुनाव जीतती है तो मोदी जी बीजेपी के वो राजा बनेंगे जिन्होंने बंगाल को फतह किया, क्योंकि बीजेपी का आज तक बंगाल में कोई सीएम नहीं बन पाया। बंगाल में 30 साल कांग्रेस का राज रहा, 34 साल सीपीआई ने शासन किया और अभी 15 साल से टीएमसी हुकूमत कर रही है और अब बीजेपी आने के लिए छटपटा रही है। बंगाल को अभी इस बात का डर नहीं सता रहा कि यहाँ पर कौन जीतेगा और कौन हारेगा। यहाँ पर असली डर इस बात का है कि इस रिजल्ट के बाद कितनी राजनीतिक हत्याएं होगी, कितने लोग मारे जाएंगे और कितने लोग अपने घर से बाहर निकलने में डरेंगे। इतना डर कि बंगाल को समझने के लिए ये 8 मिनट काफी है। 30 मई 2018 बंगाल के पंचायत चुनाव। 20 साल का त्रिलोचन महतो जो पेड़ पर लटका हुआ मिला, उसके पैरों के पास एक कागज का टुकड़ा मिलता जिसमें लिखा होता है कि 18 साल से भाजपा की राजनीति करने का ये नतीजा है। चुनाव के बाद से ही तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं, नाकाम रहे, आज तुम मर गए। इस पर अमित शाह ट्वीट करते हैं कि उन्हें सिर्फ इसलिए पेड़ पर लटकाया गया क्योंकि उनकी विचारधारा राज्य प्रायोजित गुंडों से अलग थी। टीएमसी के नेता सृष्टिधर महतो ने आरोप लगाया कि आज भाजपा में एक कुर्सी के लिए अंदरूनी कलह इस कदर चल रही है, मुझे लगता है कि भाजपा ने ही उनकी हत्या की है। जब मैंने ये खबर उस समय 2018 में पढ़ी तो मन में सवाल आया कि चुनाव किसी की हत्या का कारण कैसे बन सकता है। मैं उस समय इंडिया में हो रही गन कल्चर से हत्याओं को लिखता था, साथ में इन पॉलिटिकल हत्याओं को भी। आज भी मेरे पास वो अखबार पड़ा होगा। बंगाल चुनाव वायलेंस के लिए इतने फेमस है कि जो हारी हुई पार्टी होती है उनके समर्थक गांव छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि तुमने उस पार्टी को वोट कैसे दिया। 8 जून से 16 जुलाई 2023 के पंचायत चुनाव में 55 लोगों की मौत हुई। अकेले 8 जुलाई को चुनावी हिंसा में 12 लोगों की हत्या हुई और अगले ही दिन 6 लोगों की। मरने वाले लोगों में टीएमसी के 10 समर्थक थे, कांग्रेस के 4, बीजेपी के 2 और वामपंथी दल के 2। ये मौत का खेल यहीं रुक जाता तो ऊपर वाले का आशीर्वाद रहता, लेकिन 11 जुलाई 2023 को, जिस दिन चुनाव परिणाम आने वाले थे, दक्षिण 24 परगना के भांगर में गोलीबारी होती है और बम विस्फोट होते हैं जिसमें 3 लोग मारे जाते हैं। और इस मौत के खेल के बाद में क्या ज्ञान दिया जाता है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। सोच के देखो कि बंगाल के पंचायत चुनाव इतने हिंसक होते हैं तो विधानसभा चुनावों का क्या ही होता होगा। 2021 के विधानसभा चुनाव में अमित शाह ने दावा किया कि टीएमसी द्वारा 130 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की गई, जबकि एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 7 राजनीतिक हत्याओं का जिक्र है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये डेटा सही नहीं है और एनसीआरबी के अनुसार सबसे ज्यादा राजनीतिक हत्याएं पश्चिम बंगाल में ही होती है हमारे देश में। मीडिया रिपोर्ट्स के कुछ डेटा देखो, मौत का खेल बंगाल में कैसे चलता है ये समझ में आ जाएगा आपको। अभी 2026 के विधानसभा चुनाव हुए और पहले ही चरण में बीजेपी नेता को दौड़ा दौड़ा कर पिटा गया। बीजेपी नेता शुभेंदु सरकार ने आरोप लगाया कि टीएमसी हार रही है तो उन्होंने डर के माहौल में मेरे पे हमला करवाया। मुर्शिदाबाद के नोदा इलाके में एजेयूपी के प्रमुख हुमायूं कबीर के काफिले पर हमला होता है। मतलब चुनाव शुरू क्या हुए कि लाठी डंडे चलने लगे और जगह जगह से खबरें आने लगी कि पुलिस और सीआरपीएफ के सामने लोग लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। पुलिस सीआरपीएफ समझे कि ये क्या हो रहा है, उससे पहले ही 2 शानदार हैंडसम गालियां बक दी जाती है। इन वीडियोज में साफ दिख रहा होगा कि बंगाल में हिंसा किस कदर हो रही है। बंगाल चुनाव शुरू होने से पहले हिंसा का खौफ इतना था कि 3,50,000 सुरक्षा के पहरेदार खड़े थे पूरे बंगाल में। इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि क्या ही खौफ रहा होगा एक दूसरे से हारने का और जीतने का, क्योंकि बताया गया कि 1 लाख बंगाल पुलिस और 2.5 लाख से ज्यादा सीआरपीएफ। अब मजे की बात देखो, 1 लाख बंगाल पुलिस का डर था बीजेपी को कि टीएमसी इनके दम पर लड़ रही है, 2.5 लाख के आसपास सीआरपीएफ थी जिसका डर टीएमसी को था कि बीजेपी इनके दम पर लड़ रही है। मतलब सीधी भाषा में समझे तो दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी सेना खड़ी कर रखी है एक दूसरे को एक दूसरे के गुंडों से बचाने के लिए। जब बात इन गुंडों की आती है तो एक बात कही जाती है कि बंगाल में राजनीतिक वजूद इन गुंडों के दम पे चलता है। वो कैसे? देखो, बंगाल में सत्ता में आने के लिए गुंडों का इस्तेमाल किया जाता है, सत्ता में बने रहने के लिए गुंडों की दुकान चलाई जाती है और जब डर लगता है कि सत्ता हाथ से जा सकती है तो इन्हीं गुंडों के हाथ में हथियार दे दिए जाते हैं। मतलब सत्ता का हर रास्ता इन गुंडों की गलियों से ही गुजरता है। बंगाल को मुस्लिम लीग द्वारा किया गया डायरेक्ट एक्शन डे याद है, विभाजन पर नोआखाली में हुए दंगे बंगाल को याद है। आजादी के 3 दशक तक कांग्रेस की सरकार रही बंगाल में, लेकिन 30वें दशक की शुरुआत में हिंसा का वो अध्याय शुरू होता जो आज तक नहीं मिटा। 1967 में चारू मजूमदार और कानू सान्याल के नेतृत्व में एक आंदोलन होता है जो बाद में हिंसक होता है और 25 मई को पुलिस की गोलीबारी होती है जिसमें 11 लोग मारे
मारे जाते हैं और माना जाता है कि बंगाल में यहीं से माओवादी विचारधारा की स्थापना हुई। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यहीं से वामपंथी उग्रवाद का उदय हुआ और उसके बाद बंगाल में राजनीतिक हिंसा सामान्य होने लगती है, जिसके लिए कहा जाता है कि राजनीति में शाम दाम दंड भेद सब जायज है। इसके बाद 1970 में साइबाड़ी हत्याकांड कथित रूप से वामपंथी नेताओं के नेतृत्व में एक भीड़ कांग्रेस कार्यकर्ता के घर में घुसती है और उसको उसकी मां के सामने बेरहमी से मार दिया जाता है और उसी के खून से लथपथ चावलों को उसकी मां को जबरदस्ती खिलाया जाता है। और इसी समय बंगाल में एक और चीज होती है, गन कल्चर, जहां राजनीतिक प्रतिद्वंदी दिखे गोली मार दो। वामपंथ से शुरू हुई हिंसा को कांग्रेस ने अपनाने में 2 मिनट का वक्त नहीं लगाया। 1972 के विधानसभा चुनाव जो हुए थे वहां पर उनको इसी तरह के बल प्रयोग से इस्तेमाल करके चुनाव जीता। 1977 में वामपंथी सरकार बनती है बंगाल में और बल प्रयोग की राजनीति का एक नया अध्याय लिखा जाता है और विपक्ष को व्यवस्थित रूप से दबाकर कुचलने की राजनीति की शुरुआत होती है। मैं इसके कई किस्से सुना सकता हूँ, लेकिन हिंसा को समझने के लिए ऊपर के उदाहरण काफी है। इसके बाद 1982, 1993 और 2007 की हिंसा ने जन्म दिया टीएमसी और ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी ने इसी राजनीतिक हिंसा को बदलने की बात की और सत्ता में आई, लेकिन 2011 के चुनाव के बाद 50 वामपंथी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। ये मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कह रहा हूँ। इसके बाद 2018 और 2023 के पंचायत चुनाव, 2019 के लोकसभा चुनाव और 2021 के विधानसभा चुनाव में हिंसा के सारे रिकॉर्ड टूट गए, जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। मतदान बूथों पर कब्जा करना, राजनीतिक हत्याएं, मतदान रोकने के लिए डराना धमकाना, विपक्षी पार्टियों के वोटरों को वोट देने से रोक देना, विरोधी दलों के एजेंट्स को एंट्री नहीं देना, ये सब बंगाल की राजनीति की पहचान बन गए। इन सारी पहचान के बाद 2026 के विधानसभा चुनाव की सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि इस चुनावी हिंसा को और राजनीतिक हत्याओं को रोका जाए और वोटिंग प्रभावित ना हो, वोटर अपनी सही जगह वोट दे सके। इसी को ध्यान में रखते हुए 2.5 लाख सीआरपीएफ बंगाल में उतारे। हालांकि शक जताया जा रहा है कि इसका भी दुरुपयोग हो सकता है, जैसे कुछ ऐसे ही आरोप कांग्रेस, वामपंथी और टीएमसी पर लगते आए हैं। बंगाल में 3 लाख के आसपास पुलिस और सीआरपीएफ का तैनात करना, टूरिस्ट पैलेस पर रोक लगाना, पूरे दिन में बाइक नहीं चलाने देना, ऐसे एक्शन दिखाते हैं कि बंगाल के चुनाव शांति के लिहाज से कितने इंपॉर्टेंट है। और इसी का नतीजा निकला कि कुछ घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्वक चुनाव हुए। उम्मीद से तो ठीक ही बता रहे हैं और चुनाव के नतीजे के बाद भी 70,000 सीआरपीएफ सैनिक बंगाल में तैनात रहेंगे अगले 2 महीने के लिए, ताकि चुनाव के परिणाम के बाद किसी भी प्रकार की राजनीतिक हिंसा को रोका जाए। देखो, बंगाल में चुनाव कोई भी जीतो, यदि ये चुनावी हिंसा बंद नहीं होती है तो संविधान का कोई फायदा नहीं। और ये ढोंगी है कि हम ऊपर ऊपर से तो संविधान की बात करते, लेकिन हमारी नियत हिंसा पर टिकी है, क्योंकि आज भी बंगाल की हर एक राजनीतिक पार्टी पे ये आरोप लगते हैं कि वो हिंसा के दम पर बंगाल में खड़ी है। जैसे टीएमसी पर ये आरोप लग रहे हैं कि उसे सत्ता में बने रहने के लिए हिंसा करनी पड़ रही है, वैसे ही बीजेपी पे आरोप लग रहे हैं कि उसको सत्ता में आने के लिए हिंसा करनी पड़ रही है। आज बीजेपी इस बात की दुहाई दे रही है कि सीआरपीएफ सुरक्षा के लिए है, लेकिन कुछ लोग शक भी जता रहे हैं कि बंगाल चुनाव जीतने के बाद में वो कहीं टीएमसी नहीं बन जाए, जो हिंसा का विरोध करते थे, लेकिन आज सबसे ज्यादा आरोप हिंसा के उन पर ही लगते हैं। यदि टीएमसी वापस आती है तो उसे अपनी हिंसा के अध्याय को शांति के इतिहास में बदलना होगा, अन्यथा सीआरपीएफ का निर्णय अपने आप ही सही हो जाएगा। मैंने अपने मन से यहाँ पर कुछ भी नहीं बोला है, जो मीडिया रिपोर्ट्स में जानकारी मिली उसके आधार पर अहिंसा और शांति की मांग की है बस। क्योंकि हमारी सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया यदि मौत का खेल बन जाए तो ये सारी बातें बकवास है कि ये रविंद्रनाथ टैगोर की जमीन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की नेमत है, बंगाल दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राज्य है, मिसाल है विकास की। ये सभी बातें बकवास है यदि एक चुनाव कई परिवारों की मौत का कारण बन जाए। दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया की इस तरह से धज्जियां उड़ाते हैं तो तरस आता संविधान पर, हंसी आती है आजादी पर कि इस मूर्खता के लिए हमें आजादी मिली है। आज हमारे बंगाल को विकास से पहले शांति और अहिंसा की जरूरत है, और ये तभी संभव है जब बंगाल की जनता किसी राजनीतिक पार्टी के बहकावे में नहीं आए। साफ कहे, आपकी राजनीति आपकी, हमारा भला हमारा, शांति ध्यान।